हिंदी की साहित्यिक कहानियों के संकलन से आज सुनिए वरिष्ठ लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी सर्दियों का नीला आकाश। ये कहानी उनके कहानी संग्रह सर्दियों का नीला आकाश से ली गई है, जिसके प्रकाशक हैं राजकमल पेपरबैक्स। तो शुरू करते हैं जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी सर्दियों का नीला आकाश। जब मैं हॉल में पहुंचा तब रमा अपनी बात को समेट रही थी। लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में 15-20 पत्रकार रहे होंगे। दिसंबर के आखिरी दिनों की शाम, स्वेटर, कोट और मफलर पहने हुए शहर के दैनिक अखबारों से जुड़े हुए पत्रकार, ज़्यादातर युवा और अंग्रेजी पत्रकारिता से जुड़े हुए। इसलिए भी रमा अपनी बात अंग्रेजी में रख रही थी। बीच बीच में मेरा ध्यान उसकी धानी रंग की साड़ी, काले रंग के पुलोवर और आंखों पर चढ़े हुए चश्मे पर ठहर जाता। चश्मा उसे अभी अभी लगा होगा। बम्बई में उसे कभी भी चश्मा चढ़ाए हुए नहीं देखा था। दीदी को स्कूल में ही चश्मा लग गया था, रमा ने कहा था। तुम्हारी दीदी बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। और आप? सुभद्रा की तरह नहीं। हमारे अध्यापकों के बीच सुभद्रा का बड़ा मान सम्मान था। ये संवाद मेरे, सुभद्रा और रमा के बीच बम्बई के एक रेस्टोरेंट में 2 बरस पहले हुआ होगा। रमा का वक्तव्य समाप्त हो गया है। वो श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रही है। मैं सिगरेट पीने के लिए बाथरूम तक चला आया हूँ। यहाँ की खिड़की से कल्चरल सेंटर में हो रहे या होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर नज़र आ रहे हैं। कालिदास समारोह का बड़ा सा विज्ञापन, जिस पर गिरती लैंप पोस्ट की रोशनी में वीणा सहस्रबुद्धे का चेहरा नज़र आ रहा है। यहीं कैंटीन में बैठ जाते हैं, रमा ने कहा। बहुत ज़्यादा महंगा रेस्टोरेंट है, शोरगुल भी रहेगा। इंडियन कॉफ़ी हाउस में ठीक रहेगा। तब क्या धर्मपेट जाएंगे? नहीं नहीं, वहाँ का बंद हो गया है, सदर जाना होगा। ऑटो मंगाना पड़ेगा। मेरे पास स्कूटर है। तुम्हारे कज़िन का होगा? नहीं, मेरा है। क्या तुम यहीं आ गए हो? साल भर हो गया। क्या दीदी को पता है? मालूम नहीं, सुभद्रा मुझसे नाराज़ है। कोई बात हुई है क्या? कभी बताऊंगा, अभी तुम्हारे समाचार जानने हैं। पता नहीं अब तुमसे कब मिलना हो। तुम बम्बई कब लौट रही हो? मैंने बम्बई छोड़ दिया है। कब? मुझे किसी ने नहीं बताया। बारिश में यहाँ आ गई थी। नौकरी का क्या हुआ? छोड़ दी। प्रतीक भी आए हैं? नहीं, मैं और मेरी बिटिया अम्मा के साथ रह रहे हैं पुराने घर में। तुम तो वहाँ आते रहे हो। इंडियन कॉफ़ी हाउस की पुरानी घड़ी 6 बजा रही थी। हमारी मेज़ के आसपास किचन से आती गंध थी, कोने के टॉयलेट से आती बहते पानी की आवाज़ और फिल्म स्टार रागिनी की तस्वीर लिया हुआ इंडियन कॉफ़ी हाउस का विज्ञापन। अम्मा कैसी हैं? मैंने पूछा था। पहले की बात नहीं रही, 70 पार कर चुकी हैं। बाबा का जाना उनके लिए अच्छा नहीं रहा। रमा के उस घर की याद आ गई। अलमारी के कांच से नज़र आती बरसों पहले प्रकाशित हुई किताबें, बड़ा सा मर्फी रेडियो, बेत की बनी कुर्सियाँ और रमा के माँ बाबा के बीच की बातचीत और बहसें। तब हम दोनों ने कॉलेज जाने की शुरुआत की थी। देश में आपातकाल था। रमा के माँ बाबा गांधी विनोबा के काम और विचारों से जुड़े हुए अधेड़ उम्र के लोग थे। रमा उनकी छोटी और सुभद्रा उनकी बड़ी लड़की थी। बैरे ने हमारी मेज पर टोस्ट की एक प्लेट और कॉफ़ी के 2 सफ़ेद रंग के कप रख दिए थे। हमारे करीब कॉफ़ी की गंध और कप से बाहर आती भाप थी। दरवाजे से आती सर्द हवाएं भी। तुम्हें अपनी किताब की पांडुलिपि पढ़वाना चाह रही हूँ। मेरे अलग अलग विषयों पर लेख हैं। तुमने पूरी लिख ली है? आखिरी चैप्टर पर काम कर रही हूँ। कुछ किसानों से बातचीत करना शुरू कर दिया है, उन परिवारों से भी जिनके घरों में आत्महत्या हुई है। नर्मदा आंदोलन का हिस्सा पूरा कर लिया है। सुभद्रा ने पढ़ी है? किसानों से बातचीत का सुझाव दीदी का ही है। हम दोनों साथ साथ भी विदर्भ के कुछ गांवों में गए थे। क्या हालात सचमुच में भयावह हैं? हम शहर में बैठे हुए लोग जरा सी भी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने बम्बई में सोचा ही नहीं था कि हमारे देश में इतना कुछ भयावह घट रहा है। देहात के लोगों के बुरे हाल हैं। धीरे धीरे रमा अपने अनुभवों को व्यक्त करने लगी थी, कुछ नर्मदा नदी के आसपास के, कुछ विदर्भ के किसानों के। मुझे भी लगा कि शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे कुछ लोगों को इतना कुछ सहना पड़ रहा है और मुझे इसका हल्का सा भी अनुमान नहीं है। मैं तुम्हें क्या सुझाव दे सकूंगा?
मेरी पहली किताब है, तुम 2-3 किताबें लिख चुके हो, मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। मैंने फिक्शन लिखा है, गांव की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा भर है। बम्बई में तुम्हारे घर से पत्रिकाएं ले जाया करता था, तुमसे ही बाढ़, अकाल, दंगों और विस्थापन की रिपोर्टिंग के अनुभव सुना करता था। तुम्हें यही देखना है कि मेरे अनुभव किताब में अच्छी तरह आए भी हैं या उन पर मुझे और काम करना होगा। कुछ निबंध छपे ही नहीं हैं। ठीक है, मुझे कब तक बताना है? जनवरी के आखिरी दिनों में प्रेस से जाएगी। हम संक्रांत के वक्त विदर्भ जाएंगे। बैरा कॉफ़ी के और 2 कप रख गया। रात घेराई थी। कॉफ़ी हाउस का शोर बढ़ने लगा। पड़ोस में टॉकीज है। खिड़की से टिकट की लाइन नज़र आ रही थी। एकदम नई फिल्म होगी, शुक्रवार को बदलती है। तुम आजकल क्या कर रहे हो? रमा ने पूछा। एक उपन्यास का अनुवाद कर रहा हूँ। दूसरे महायुद्ध के यूरोप के संकट पर है। लिख क्या रहे हो? बम्बई से आकर कुछ भी नहीं लिखा है। खुद को दोहराना नहीं चाहता हूँ। नया कुछ सूझ नहीं रहा। सुजाता क्या कर रही है? अब हाई स्कूल में पढ़ाने लगी है, ट्यूशन भी लेती है। अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहती है। क्यों, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है? सुजाता को लगता है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी अच्छी रहनी चाहिए। मेरा नौकरी नहीं करना उसे शुरू से ही अच्छा नहीं लगा है। लेकिन वो शादी से पहले से ही जानती थी। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाद के बरसों में बहुत कुछ भुला दिया जाता है। तुम ठीक कह रहे हो। जिंदगी शुरू कहीं से होती है और ख़त्म कहीं और ही होती है। सुजाता बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, मेहनती भी। मुझसे विवाह नहीं करती तो बहुत ज़्यादा सुखी और संपन्न रह सकती थी। क्या वो भी ऐसा सोचती है? मैं नहीं जानता। मुझे ज़रूर लगता रहता है कि मैं उसे सुख नहीं दे पाया। अब रमा को अपने सामने बैठे हुए कॉलेज के दिनों से बने मित्र की धीमी धुंधली होती आवाज़ का अर्थ और मर्म महसूस होने लगा। 50 की उम्र को पार करते हुए एक बेरोजगार लेखक की थकान जो सिर्फ अपने पुराने मित्रों के बीच ही बाहर आने लगती है। मैं खुद को लेकर सचेत होने लगा था। तुमको शायद पता नहीं चला, रमा बोली। क्या नहीं पता चला? मैं चौंक गया। मैंने प्रतीक को छोड़ दिया है, मुझे तलाक मिल गया है। ये क्या कह रही हो? तुमने बम्बई में हमारे बीच होती लड़ाइयाँ देखी ही थीं। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरे दोनों बच्चों का जीवन नर्क बनने लगा था। वो पियक्कड़ हो चुका था। क्या दोनों बच्चे भी यहीं हैं? मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे हैं? बिना नौकरी के तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी। मैंने कुछ बचाया था, फ्रीलांसिंग से थोड़ा बहुत मिल जाता है। अम्मा की पेंशन है, घर हमारा अपना है। कुछ महीनों के बाद यहीं किसी अखबार से जुड़ जाऊंगी। कॉफ़ी हाउस की सारी कुर्सियां भर गई थीं। पड़ोस के गिरजे का शाम का मांस छूटा होगा। ज़्यादातर बूढ़े हैं, खूब सारे गर्म कपड़े पहने हुए, पुराने दिनों के कोट और पतलून, अब जिनका ज़माना नहीं रहा। कुछ युवा भी हैं, कंधे पर वायलिन का केस उठाए हुए। क्रिसमस के लिए कैरल की रियाज शुरू हो चुकी होगी। तुम्हारी अम्मा और सुभद्रा को क्या लगता है? दोनों को ही मेरा फैसला ठीक लगा था। दीदी मुझे 10 साल से समझा ही रही थी। मुझे ही लगता रहा था कि मेरी मैरिड लाइफ एक दिन अच्छी हो जाएगी। मैं इंतज़ार करती रह गई। प्रतीक का हमारी शादी के पहले भी एक प्रेम रहा था। मुझे इस बात का पता अभी अभी चला। अब तुम ठीक हो? पूरी तरह नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इधर आकर अच्छा लग रहा है। रमा कुछ देर तक खामोश बनी रही। मैं बाहर उतरती रात को देखता रहा। कुछ देर बाद उसने विस्तार से बताया था कि जब उसके बचपन में उसके माँ बाप भूदान यात्रा के दिनों के उनके गांव के लोगों की तकलीफ़ों के अनुभव सुनाया करते थे, तब उसे विश्वास नहीं होता था कि गांव में इतनी गरीबी, ऐसी लाचारी और उदासी रहती होगी। बाद में पत्रकार की हैसियत से उसने हिंदुस्तान के कितने ही ग्रामीण इलाकों की जिंदगियों को करीब से देखा। गांवों में घूमते हुए रमा ने जाना था कि असली भारत कौन सा है, कहाँ रहता है, उसके दुख सुख क्या हैं और उसका शहरी भारत से क्या और कैसा रिश्ता है। रमा को सुनते हुए मैं अपने बारे में ही सोच रहा था। 45 बरस का हो गया हूँ, कहानियाँ लिखता रहा हूँ, 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं, थोड़ा सा नाम भी है, लेकिन मैंने अपना एक भी दिन गांव में बिताया नहीं। मुझे नहीं पता कि एक ग्रामीण का पूरा दिन कैसे बीतता है। गांव का एक किसान अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी परेशानियों से गुजरता है। गांवों में पानी, बिजली और सड़कों का क्या हाल है। क्या तुम पांडुलिपि साथ लाई हो?
नहीं, पहले तुमसे पूछना चाह रही थी। कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर आऊँगा। अम्मा से मिले हुए भी कई दिन बीत गए। सुभद्रा को भी बुला लेंगे। वो ना आ सकेगी, जीजा को अस्पताल ले जाती है। तुम्हें शायद ये भी मालूम नहीं होगा ना। तुम लोगों की कोई भी खबर नहीं है। हमको तुम्हारे यहाँ आ जाने की ही खबर नहीं थी। तुमको बम्बई के नंबर पर फ़ोन करते रहे थे। तुमको कब पता चला कि मैं यहाँ आ गया हूँ? मैं लाइब्रेरी गई थी, वहाँ पता चला कि तुम रोज़ ही लाइब्रेरी आते हो। पिछले साल माँ नहीं रही, बम्बई से उनकी बीमारी के कारण ही आया था। 10 बजे मेरा घर सूना हो जाता है, मेरा मन नहीं लगता। दिन भर लाइब्रेरी में रहता हूँ, अनुवाद का काम करता रहता हूँ। तुम्हारी बेटी किस कॉलेज में है? हमारे ही कॉलेज में, 12वीं की परीक्षा देगी। मॉरिस कॉलेज घर के पास भी था। मैं किसी संडे को तुम्हारे घर आऊँगी। सुजाता और बिटिया से भी मिलना हो जाएगा। हम दोनों कॉफ़ी हाउस के बंद होने तक बैठे रहे थे। साल भर बाद हमारी मुलाकात हुई। इस बीच हम दोनों के ही जीवन में कुछ बड़े बदलाव आए थे। रमा का गाँवों की ज़िंदगी को इतने नज़दीक से देखा जाना, अपने दाम्पत्य जीवन का विषाद, एक बड़ी नौकरी को छोड़ने के बाद ही आर्थिक तंगहाली, मेरी माँ की मृत्यु, सुभद्रा के पति का कैंसर का शिकार होना और न जाने क्या क्या हमारी बातचीत के बीच नहीं आया था। ये सब, ऐसा सब हमारे कॉलेज के वर्षों में रोज ही हुआ करता था। हम 4-5 मित्र कहीं अड्डा जमा लेते और दुनिया जहान की बातें किया करते। उस ग्रुप में सुभद्रा भी रहती। हम लोगों के बीच हर तरह से सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, गंभीर और सोचने समझने वाली। बाद में वे कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ाने लगीं और इतिहास पढ़ाने वाले लेक्चरर से विवाह कर लिया। अब इतिहास का वो अध्यापक अपने दिन गिन रहा है। तुम दीदी से आखिरी बार कब मिले थे? वो एक सेमिनार के लिए बम्बई आई थी, तब मैं NSDT कॉलेज गया था। कुछ देर हम लोग एशियाटिक लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बतियाते रहे थे। मैं कहाँ थी? तुम रिपोर्टिंग के लिए बिहार में थी। अच्छा, याद आ गया, मैं पटना से नालंदा गई थी। इन दिनों में ही मैंने प्रतीक से अलग हो जाने का फ़ैसला किया था। क्या प्रतीक यहाँ आते हैं? बारिश में बच्चों से मिलने आए थे। मैं अपनी किताब के सिलसिले में पूना में थी। मेरी फ़ोन पर कभी कभी बात हो जाती है। अपने सास ससुर के हाल जान लेती हूँ। अब क्या सोचते हैं? परिवार से अलग हो जाने का पछतावा रहता है। उनके साथ उनके माँ बाप भी बीमार रहने लगे हैं। तुम्हें क्या लगता है उनके बारे में? अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मैं मिडिल क्लास की हिपोक्रेसी से तंग आ चुकी हूँ। तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे। वे हमारे साथ कभी नहीं रहे। अपने दोस्तों, पार्टियों, शराब और जुए से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी। तुम्हारा मन भारी हो रहा है, कोई दूसरी बात करते हैं। जी हल्का हो जाएगा। दीदी से ही ये बस कहा था, अम्मा से भी नहीं। अम्मा को पता है कि मैंने किताब के लिए नौकरी से ब्रेक लिया है। बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम नहीं है। 15-16 की उम्र नाजुक भी होती है। उनकी अपनी झूठी सच्ची समस्याएं होंगी। हर काम में मेरा हाथ जरूर बटाते हैं। मेरी बेटी किचन में मेरा बहुत साथ देती है। तुम जब लेक्चर दे रही थी तब तुम्हारा चश्मा देखा। ये भी लगा कि अब तुम्हारी भी उम्र हो गई है। मैं भी 40 की हो गई हूँ, पता ही नहीं चला और इतनी उम्र बीत गई। बहुत कुछ ज़रूरी जाना भी अभी अभी ही है। लंबा वक्त गैर जिम्मेवारी के साथ जीने में चला गया। अपनी इस किताब से थोड़ी सी उम्मीद बंधी है। 2-3 निबंधों पर खूब काम भी किया है। हमें कॉफ़ी हाउस से बाहर निकलना पड़ा था। वे कॉफ़ी हाउस का शटर गिरा रहे थे। बाहर ठंड थी और दिसंबर की सर्द हवाएं। हम कुछ देर तक बाहर लैंप पोस्ट की रोशनी में सेमल के पेड़ के करीब खड़े हुए अपनी अपनी बात को बढ़ाते रहे थे। टॉकीज से फर्स्ट शो के दर्शक बाहर आ रहे थे। तुमने इस किताब को लिखने का मन कब बनाया था? मैं नर्मदा पे खड़े किए जा रहे बांध के विरोध में हो रहे आंदोलन को कवर करती रही थी। उन दिनों में ही इस किताब का ख्याल पहली बार आया था। मैंने तुम्हारे कुछ लेख पढ़े थे। वहाँ जाते जाते लोगों से बातचीत करते करते ही मुझे इस किताब को लिखने का ख्याल आता रहा था। कौन प्रकाशित कर रहा है? बम्बई के एक प्रकाशक हैं। अभी कितना काम बचा है? कुछ लोगों से बातचीत करनी है। ये लोग बरसों से किसानों के सवालों से जुड़े रहे हैं। बाहर की सर्द हवाओं से मुझे लगा कि मुझे ही रमा को उसके घर तक छोड़ना चाहिए। रात के 9 बजने को आए थे। उसे भूख भी लग रही होगी। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।
यही ठीक रहेगा, अम्मा परेशान हो रही होंगी। मैं दोपहर में घर से निकली थी। तुम्हारी पांडुलिपि भी ले लूँगा, अम्मा और बच्चों से मिलना भी हो जाएगा। मैंने सिगरेट की गुमटी से आग लेकर अपनी सिगरेट जलाई थी। रमा पब्लिक बूथ से अपने घर फ़ोन कर रही थी। अभी अभी मुझे रमा के घर की बैठक की सफ़ेद दीवार पर टंगी हुई फीकी और मैली होती अंडाकार फ्रेम में धसी उसके पिता की तस्वीर याद आ गई। रमा का अपना पुराना घर बहुत ही कम बदला था। HMV का ग्रामोफोन तक उसी मेज पर उसी जगह रखा था। बाजू में एक के ऊपर एक रखे गए रिकॉर्ड्स। क्या तुम इनको सुनती हो? अम्मा सुनती हैं। सहगल, पंकज मल्लिक और कानन देवी को सुनना हमेशा से ही उनको अच्छा लगता रहा है। तुम्हें याद है कि एक शाम उन्होंने हमको सहगल का गाना सुनाया था? अभी भी कभी कभार बाबुल मेरा नैहर छूटो जाए गुनगुनाती हैं। और तुम्हारे बाबा की किताबें? मैं पढ़ती हूँ। रमाबाई पंडित के पत्र अभी अभी पढ़े हैं। बम्बई की तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? ऊपर के कमरे में, बच्चे वहीं सोते हैं, अभी पढ़ रहे होंगे, तुमसे मिलने आएंगे। अम्मा से तो तुम्हें उनके कमरे में जाकर ही मिलना पड़ेगा। अदरक, हल्दी और दालचीनी से बनी चाय पीने के बाद मैं रमा की अम्मा और बच्चों से मिला था। वो मुझे गेट तक छोड़ने आई थी। नील बाग के उसके घर के सामने मैदान था जहाँ बारिश में फुटबॉल के मैच हुआ करते थे। यहीं से डॉक्टर विराट के पास कभी मैं अपनी माँ को इलाज के लिए लाया करता था। वहाँ से घर लौटते हुए माँ की याद आ गई। माँ की दुबली पतली देह, सांवली नाक में लौंग पहने हुए चेहरे की याद। रमा ने मुझे अपना नीले रंग का मफलर दे दिया था। सर्द हवाएं बढ़ गई थीं। सड़क पर धुंधलका सा छाया हुआ, आकाश अमूर्त सा अस्पष्टता लिए हुए। जिंदगी में कितना कुछ आता रहता है जो जरा सा भी समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आता है तो संशयों से घिरा हुआ होता है। रमा ने उस व्यक्ति से विवाह के लिए अपने माँ बाबा को कितना ज़्यादा कष्ट पहुँचाया था। सुभद्रा ही उसके विवाह में शामिल हुई। न रमा का कोई रिश्तेदार और ना ही कोई सहेली या मित्र। 15 बरस के बाद अब वही आदमी साथ रहने लायक नहीं रहा, एक दूसरी औरत के साथ रहने लगा। आदमी के रिश्तों के बीच ये अंधेरा कहाँ से उतरता है? रिश्तों के बीच रची बसी ऐसी अमूर्तता, इस तरह की अराजकता देर देर तक अपने को क्यों और कैसे छिपाए रहती है? इतने दिनों से मैं सुजाता को भी मुझसे दूर जाते हुए, अलग होते हुए महसूस कर रहा हूँ। बम्बई से लौटने के बाद से मैं अपनी पत्नी और बेटी को कुछ अजनबी सा महसूस कर रहा हूँ। माँ जीवित रहती तो मुझे कुछ ना कुछ समझाती रहती, सांत्वनाएं देती रहती। माँ नहीं हैं, उनकी यादें हैं जो जब तब घेर लेती हैं। मैंने जब अध्यापन की नौकरी छोड़ने का फैसला किया था तब माँ ने ही उसका सख्त विरोध किया था। सुजाता से मेरे विवाह से भी वो सहमत नहीं थीं। अपने बेटे की ही तरह वो सुजाता को भी बचपन से ही देखती आई थीं। माँ का अपना दाम्पत्य जीवन भी कठिन ही बना रहा। छोटी छोटी ज़रूरतों से जूझती रहीं। मेरे बचपन के दिनों से ही उनको तरह तरह के कामों के जरिए पैसे कमाने पड़े। पिता की लंबी बीमारी के बाद 50 की उम्र में ही मृत्यु हो गई। मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, अपनी सरकारी और पक्की नौकरी से अलग हो गया और घर में एक बार और तंगी फटेहाली के दिन आ गए। रमा की आप बीती सुनते हुए सोचने लगा था कि उम्र के साथ साथ जीवन से बाहर आते सवाल सुलझते कम हैं, उलझते ज़्यादा हैं। रमा के पति जिस लड़की से जुड़ने लगे थे वो एक मिल मजदूर के घर से आती थी। स्लम में रहते हुए मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। अपने कॉलेज के दिनों में बम्बई लोकल में प्रतीक से मिली और दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बना कि प्रतीक अपनी शादी के बाद 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद उस लड़की के साथ जुड़े ही रहे। रमा के तलाक के मुकदमे के दिनों में वो लड़की प्रतीक के बच्चे की मां बनने वाली थी। रमा उससे मिलने झोपड़पट्टी के उसके मकान में गई थी। रमा ने ही उस लड़की की थोड़ी बहुत आर्थिक मदद भी की थी। दुबली पतली देह की उस लड़की को एबॉर्शन से गुजरना पड़ा। उसकी हालात देखकर मेरा गुस्सा उड़ गया। क्या वो घर में अकेली थी? उसके माँ बाप मजदूरी करने गए थे। इस लड़की का पति पियक्कड़ था, 2 बच्चों को छोड़कर मर गया। बच्चे स्कूल गए हुए थे। मुझसे उसकी हालत भुलाए नहीं भूलती है। कितना मरा हुआ था उसका चेहरा। रमा ये कर सकी? अपनी मुश्किलों से अलग थलग दूसरों की तकलीफ़ों से जुड़ पाई? कितने कम लोग ऐसा कर पाते हैं।
उसके आवेगों को देखकर कौन ये विश्वास कर पाएगा कि ये लड़की 15 बरस के दाम्पत्य जीवन के बाद एक तलाकशुदा स्त्री का जीवन जी रही है, अपने बच्चों को पाल पोस रही है, ज्वलंत सवालों पर किताब लिख चुकी है। हम लोगों को कुछ भी सहना भुगतना नहीं पड़ा। इस देश में हम सुखी लोग हैं, रमा कह रही थी। हमारी तकलीफ़ें भी तकलीफ़ें हैं। मेरी बात अधूरी रही। मैंने अपनी इन निगाहों से लोगों की तकलीफ़ें देखी हैं, गरीब लोगों की गरीबी, भुखमरी, बीमारी, मौत और लाचारी। पत्रकार बनी थी किसी और बात के लिए, लेकिन मैं कुछ और ही बनने लगी हूँ। अब बाबा की बातें समझ रही हूँ, पहले सिर्फ उनको सुनती रही थी। अपने मकान के सामने खड़े खड़े रमा ने पत्रकार होने के वक्त का अपना एक मार्मिक प्रसंग सुनाया था। कहते कहते उसकी आंखें गीली होने लगीं। मुझे लगा था कि हमने शहर में अपने अपने घरों को, खुद शहरों को अच्छी तरह सजा धजा लिया है। सड़कें चौड़ी, आरामदेह और रोशन भले ही हो गई हों, लेकिन हमारे गांवों ने इस रोशनी को नहीं, अपने अंधेरों को ही देखा है। मुझे खुद के रहने के ढंग पर शर्म आती है। रमा ने कहा था कि वो इसी शहर के स्लम में अपनी नौकरानी के घर गई थी। गर्मियों में तपती हुई टिन की पुरानी, जगह जगह से छेद ली हुई छत, बहते नाले के पास खड़ा बांस और टिन से बना गुसलखाना, आसपास घूमते हुए कुत्ते और सूअर। रमा वहाँ से बहुत जल्दी लौट आई थी, लेकिन अपने मन में वो कल तक मुझे बताने तक वहीं की वहीं खड़ी हुई थी। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता आया है कि हम दूसरों के जीवन की तकलीफ़ों को इतना ज़्यादा नज़दीक से देख पाते हैं, महसूस कर लेते हैं कि हमें उस वक्त की अपनी तकलीफ़ें नगण्य गौर नज़र आती हैं। ये कुछ वैसा ही है कि हम शरीर के किसी एक हिस्से में हो रहे कम दर्द को शरीर के दूसरे हिस्से में हो रहे दर्द के कारण भले ही कुछ देर के लिए मगर भूल जरूर जाते हैं। तुम तो बम्बई के दंगों के समय वहीं थे, रमा बोली थी। मैं तुम्हारी रिपोर्टिंग पढ़ता रहता था। मैंने बहुत कुछ लिखा ही नहीं, उनको लिखना कठिन था। मैं घंटों रोती रहती थी। इतनी सारी लाशों को अपनी 24 बरस की उम्र में देखना। बॉम्बे ब्लास्ट के बाद के दिन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल के दिन रहे थे। बाबा उस साल ही मरे। मैं उनके न रहने का ज़्यादा दिन शोक नहीं मना सकी। पूरे देश के हालात बिगड़े हुए थे या बिगड़ रहे थे। रमा दंगे के दिनों के अपने अनुभवों को बताती रही थी। मैं एक के बाद एक सिगरेट सुलगाता रहा। हमारी बात खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन रात गहराने लगी थी, सर्द हवाएं बढ़ने लगी थीं। सदर के उस इलाके में कुछ प्रसिद्ध रेस्टोरेंट खड़े थे। एक होटल के सामने एक कुबड़ी और अधेड़ औरत अपने सामने चादर बिछाए हुए भीख मांग रही थी। उसके आसपास कुत्ते थे जो किचन से बाहर फेंकी जाने वाली हड्डियों, मांस, मछली के जूठे टुकड़ों का इंतज़ार करते हुए शांत बने रहते थे, भौंकते और झगड़ते रहते थे। हम कॉफ़ी हाउस के सामने के सीमेंट के लंबे चौड़े चबूतरे पर खड़े हुए काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे थे। क्या आकाश सर्दियों में ही इतना अमूर्त नज़र आता है? रमा की बात सुनते सुनते मेरी निगाहें आसमान की तरफ उठती और मुझे धुंध और धुएं में लिथड़ा आकाश का कोई टुकड़ा नज़र आ जाता। आकाश के उस टुकड़े का धरती की तकलीफ़ों से कोई रिश्ता बनता होगा? धरती की एक एक घटना को आकाश देखता ही रहता होगा, लेकिन कौन जानता है कि आकाश क्या क्या महसूस करता होगा, महसूस करता भी होगा कि नहीं। जब मैं छोटा था तब अपनी माँ को देर देर तक रात के वक्त आकाश को निहारते देखा करता था। गर्मियों में हम छत पर सोते, बाबा की हरे रंग की मच्छरदानी, मुंडेर के पास रखी सुराही, चंदा मामा के अंक, टेबल लैंप और पान का पिटारा अब भी याद आते हैं। मेरी माँ तारे गिनती रहती थी। कभी तुमने गिनना चाहा है? नहीं, मुझे बचपन से तारे अच्छे नहीं लगते। क्यों? मैं नहीं जानता। चंद्रमा मुझे बहुत खींचता रहा है। तुम्हें कभी जैसलमेर जाना चाहिए। फिर रमा ने अपनी राजस्थान यात्राओं के बारे में बताना शुरू किया था। रमा से संवाद मुझे हल्का कर गया। बहुत दिनों के बाद किसी से संवाद से ऐसी तसल्ली मिली। रमा के घर से लौटते वक्त मैं संवाद की ज़रूरत, संवाद के सुख और संघर्ष के बारे में सोचता रहा था। मेरे ऊपर दिसंबर के दिनों का आकाश अपना समूचा अमूर्तन लिए हुए खड़ा था। किसी भी आदमी की ज़िंदगी की तरह अपना अमूर्तन, आधा अधूरापन, अंधेरा लिए हुए सर्दियों का आकाश। चांद से मेरे लगाव की बात सुनकर रमा ने रमज़ान के आधे चांद का
गुरु पूर्णिमा के समूचे चांद का जिक्र किया था। चांद पर उसकी बातों का ख्याल मुझे मीठा नीम की दरगाह पर गिरती चांदनी को देख कर आया था। मीठा नीम की दरगाह के आसपास चांदनी ही नहीं, दूसरी तरह की रोशनियां भी थीं, लटकते झूलते बल्बों से बाहर आती हुई, गैस बत्तियों से निकलती हुई, संदल में शामिल भक्तों के चेहरों से बाहर आती, घोड़ों पर गिरती बैंड बाजों की आलोकित करती रोशनी। मुझे रुकना पड़ा था। स्कूटर संदल गुजरने के बाद ही उस सकरी सड़क से निकल सकता था। मैं म्यूज़ियम की दीवार के पास खड़ा हो गया। अब म्यूज़ियम के सामने खड़ा हुआ। भूरे पत्थरों वाला पिछली सदी का क्रॉस वहाँ नहीं था। उस क्रॉस को पिछली सदी के शुरुआत के दिनों में आए अकाल में अकाल पीड़ित लोगों की सेवा करते हुए मरे लोगों की याद में खड़ा किया गया था। पर नीम का पेड़ वैसा ही था जैसे मेरे बचपन में, दूर दूर तक फैला हुआ, घनी घनी डालियाँ, पत्तियाँ और शाखाओं के साथ। मैं रात 11 के आसपास घर पहुंचा था। सुजाता और बेटी सो चुके थे और दरवाज़ा खुला हुआ था। डाइनिंग टेबल पर खाना था, दूध और हल्दी का गिलास भी, डाक से आई हुई एक पत्रिका। मेरा मन रमा और उसके साथ बीती अपनी शाम के आसपास भटकने लगा। रमा के साथ बीते कॉलेज के दिनों में लौट गया। वो मुझसे 4 बरस जूनियर थी। मेरी क्लास में सुभद्रा थी, उसकी बड़ी बहन। जब रमा अंग्रेजी साहित्य में एमए की फाइनल परीक्षा दे रही थी, तब हमारे कुछ मित्रों ने दुर्गा पूजा पंडाल में रवींद्रनाथ ठाकुर के नाटक लाल कनेर का मंचन करना चाहा था। उसकी रिहर्सल कस्तूरबा लाइब्रेरी की छत पर होती रही। सुभद्रा का विवाह हो चुका था और मैं एक अखबार में पार्ट टाइम नौकरी करने लगा था। माँ के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रह रहा था। शाम होती और मैं लाइब्रेरी चला जाता और वहीं से रिहर्सल में भी। इस तरह रमा के साथ रोज़ रोज़ ही देर देर तक मिलना होता रहा। नाटक का निर्देशन मैं ही कर रहा था। उन शामों में ही मैं महसूस कर रहा था कि रमा के मन में मेरे लिए भावनात्मक लगाव बढ़ने लगा है। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। अखबार में मेरा लिखा गया पढ़ती रहती, मेरी कहानियों को पसंद करती और मेरी पढ़ी जा रही किताबों, देखी गई फिल्मों पर बातचीत करती रहती। तभी उसने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को भी थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू कर दिया था और मुझसे रिकॉर्ड्स लेती रहती थी। रमा की पहल के बावजूद मेरे लिए उसके प्रयत्नों को जानते समझते हुए भी मैं अपनी तरफ से नर्वस बना रहा, दुविधा में फंसा रहा। मैंने अपनी तरफ से न कुछ कहा और ना ही ये जताया कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मुझे उससे डर लगता था। उसके सामने मैं खुद को कमतर, कमज़ोर और कायर महसूस कर रहा था। उसका आत्मविश्वास मुझे डरा देता। उसकी स्वतंत्रता और साहस से भरी हुई दृष्टि मुझे अपने छोटेपन का एहसास दिला जाती। धीरे धीरे रमा ने मेरे भय को, मेरी उदासीनता और लाचारी को जान ही लिया था। बाद में हम एक दूसरे के मित्र जरूर बने रहे और आज भी हमारी मित्रता कायम ही है। रवींद्रनाथ के नाटक की रिहर्सलों की उन शामों में ही एक रोज़ रमा ने कहा था, बाबा मुझे मद्रास जाने से रोक रहे हैं। क्यों? उनको जर्नलिस्ट का प्रोफेशन डराने लगा है। इधर का वातावरण हो भी ऐसा ही गया है। उन्होंने मुझे ऐसे पालना ही नहीं था। अब मैं वापस लौटने के काबिल नहीं रही। तुम्हारी अनुपस्थित खलने की बात भी हो सकती है। मैं हमेशा उनके साथ कैसे रहूँगी? तुमने क्या सोचा है? मैं मद्रास जाऊँगी। मैं रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। बाबा चाहते हैं कि मैं कॉलेज में लेक्चरर हो जाऊँ। माँ क्या कहती हैं? बाबा के साथ हैं। माँ बाप ही हमें बचपन से स्वतंत्र रहने की शिक्षा देते रहे और अब हमारी स्वतंत्रता उनको खलने लगी है। लाल कनेर का मंचन ठीक ठाक हो रहा था। सुभद्रा भी दूसरे शहर से अपने माँ बाप से मिलने, मित्रों से मिलने और हमारा नाटक देखने के लिए आई थी। उसकी गोद में उसका 2 साल का बच्चा था। उसने भी बताया था कि अब रमा मद्रास में पढ़ेगी और बाद में वहीं रिपोर्टर का काम भी शुरू कर देगी। हुआ भी यही। रमा हिंदू की रिपोर्टर हो गई। बेंगलोर में रहते रहते बम्बई आ गई और तभी 4-5 साल बाद जब मैं उससे बम्बई में मिला तो वो प्रतीक के साथ थी। उससे विवाह करने जा रही थी। मैं बम्बई की नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग करने लगा था। अनुवाद के काम मिलने लगे थे। अपना भी थोड़ा बहुत लिख लिया करता था। किसी तरह बम्बई में अपना गुजारा करते करते 18-19 बरस बीत ही गए थे और फिर माँ की लंबी बीमारी के दिन आ गए। हम तीनों को ही अपने शहर लौटना पड़ा।
सुजाता को अध्यापन का काम मिल गया और मैं बेरोजगार ही बना हुआ हूँ। अनुवाद के कुछ काम कर लिया करता हूँ। सुबह से ही रमा की किताब की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ता रहा। नींद खुली तो सुजाता और बेटी स्कूल के लिए निकल चुके थे। समूचा घर शांत था, सर्दियों के कारण बाहर भी। बीच बीच में सड़क पर लगती झाड़ू या किसी नल से बाहर आते हुए पानी की आवाज़ आ जाती। मैं अपनी कॉफ़ी, चश्मा और मैन्युस्क्रिप्ट लिए छत पर आ गया। हल्की धूप मुंडेर पर खड़े पौधों के गमले और सर्दियों के आकाश से थोड़ा और नज़दीक। किताब की शुरुआत का हिस्सा नर्मदा पर बन रहे बांध के विरोध में चल रहे आंदोलन पर है। उस आंदोलन के अलग अलग पड़ावों, उसमें आए संकटों, उसमें शामिल लोगों के संघर्षों पर। रमा मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाकों में बार बार लगातार जाती रही थी। औसत प्रतिभा हो तब परिश्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कल वो एक युवा पत्रकार से कह रही थी, अब आप क्या करना चाह रही हैं? हाशिए पर खड़े लोगों के सवालों और संघर्षों के दस्तावेजों को तैयार करने का मन है। इस पर काम होता रहा है। समाजशास्त्री, इतिहासकार, लेखक और पत्रकार ये सब करते आ रहे हैं। अभी अभी मैंने फ्रेंच लेखक एमिल जोला का खान मजदूरों पर उपन्यास पढ़ा है। कल शाम जब वो श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रही थी, तब मैं ये भी सोच रहा था कि रमा ने पिछले बरसों में कितना कुछ देखा सहा है, सोचा समझा है। अपने जीवन में वो कितनी दूर तक निकल आई है। तब उसके चेहरे पर थकान उतनी नहीं जितने एक तैरते हुए स्वप्न की छाया खड़ी थी। उसके अपने जीवन में संकट उतर आया था, लेकिन तब भी वो अपने से बाहर निकलना चाह रही थी, दूसरों की तकलीफ़ों से जोड़ना चाह रही थी। मुझे अपने घर का दरवाज़ा खोलने के लिए सीढ़ियों से नीचे आना पड़ा। नीचे देवकी ने बेल बजाई थी, उसे घर साफ करना है। मैं दोबारा अपनी छत की तरफ बढ़ रहा हूँ। कुछ और धूप निकल आई है। आकाश पर गाढ़ा नीला रंग फैल गया है। मैं रमा के जीवन के बारे में सोचने लगा हूँ, उसकी ज़िंदगी के सपनों के बारे में, उन सपनों के सौंदर्य के बारे में। कुछ लोग होते हैं जिनके जीने का ढंग हमें खींचने लगता है। मन में उनकी तरह जीने की आकांक्षा जागती है। ये भी लगता है कि उनकी ज़िंदगी को कहीं उतारना चाहिए, किसी कहानी में, किसी संस्मरण में। रमा के जीवन को लेकर मुझे ऐसा लगता रहा था। कल शाम से मेरा ये एहसास गहराया है। छत से एक छोटे शहर की अपने नए दिन की शुरुआत नज़र आने लगी है। जहाँ तहाँ लोग हैं, कहीं जाते हुए, कहीं से लौटते हुए। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके अपने अपने स्वप्न होंगे, अपने अपने यथार्थ और अपनी अपनी स्मृतियाँ। एक ही आकाश है, लेकिन उसके नीचे कितना कितना अलग जीवन फलता फूलता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। सर्दियों के इस नीले आसमान के नीचे एक जीवन में मैं जी रहा हूँ, एक जीवन रमा जी रही है। ऐसा हो न सका, लेकिन ये हो सकता था कि मेरे और रमा के जीवन के बीच इतनी ज़्यादा दूरियां खड़ी नहीं रहती। हम एक दूसरे के जीवन के निकट हो सकते थे। ये सब क्या है? जीवन में कुछ घट जाता है, कुछ नहीं घटता है। कुछ लोग जीवन भर जीवन की सुख और प्रेम की प्रतीक्षा ही करते रहते हैं। देवकी का काम हो गया है। मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए नीचे जाऊंगा। कुछ देर के बाद मुझे टेलीफोन का बिल भरने जाना है। अपनी बेटी के लिए एक किताब खरीदनी है। रमा की मैन्युस्क्रिप्ट को कल सुबह पढ़ूंगा और कुछ उसके जीवन के बारे में, कुछ अपनी ज़िंदगी को लेकर सोचना चाहूँगा। अपनी ज़िंदगी जो इस पृथ्वी पर लगभग 45 बरस का जीना समाप्त कर रही है। ये साल भी बीत रहा है। दिसंबर का आकाश नीला होने लगा है। कुछ दिनों के बाद वो दिन आएगा जिसे माँ बड़ा दिन कहती आई थी, जीसस के पैदा होने का दिन। इसी दिन मैं भी जन्मा था। मुझे क्रिसमस पर माँ का कोई ना कोई उपहार मिलता ही रहा था। पिछले बरस वे नहीं रहीं, मेरे लिए मेजपोश काढ़ रही थी। कसीदे का उनका काम अधूरा ही रह गया। अब नीले रंग का वही मेजपोश मेरी टेबल पर बना रहता है। संयोग ही है कि वही आधा अधूरा मेजपोश आज भी टेबल पर चढ़ा हुआ है। उसी टेबल पर रमा की पांडुलिपि है, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। अभी आप सुन रहे थे लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी सर्दियों का नीला आकाश। जयशंकर जी की कहानियों में मना स्थितियों के स्ट्रोक्स एक चित्रकथा की सी बिंबावली बनाते हैं। उम्मीद है उनकी लेखन शैली आपको भी पसंद आएगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।